हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम देख रहे हैं आज फिर से नया मॉडल पेपर है ये, और ये आपकी L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हम मनोविज्ञान कह लीजिएगा या CDP कुछ भी नाम दे दीजिएगा, उसी का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। आप खुद से भी अपना ही मूल्यांकन कर लें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, या कह सकते हैं मॉडल पेपर में। ठीक है, तो हम 30 से स्टार्ट करेंगे, उल्टे क्रम में चलेंगे। इससे पहले हम 1 से स्टार्ट करते थे, 30 तक चलते थे, तो आज हम उल्टा क्रम चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। एक और चीज़ है कि ये ना रखना आपको 1-2 दिन में 2 दिन या 3 दिन में आपको देखो प्रभात कह सकते हैं बुक आती है वंदना जातौन की, उसके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभ्यास प्रश्न। और साथ ही साथ आपके जो सिखपाल की बुक आती है राजस्थान में मनोविज्ञान की, उसके जो PYQ दे रखे हैं, यानी अभ्यास प्रश्न प्लस PYQ बुक में वो करेंगे। और साथ ही साथ जो फर्स्ट रैंक की बुक आती है वो भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी मनोविज्ञान से संबंधित, यानी साइकोलॉजी या CDP कुछ भी बोलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण का विकार नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऊर्जा की कमी है, ये वाला आपका सामान्य भाषण का विकार नहीं होगा। बाकी तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, अवकलना, इनकी इंग्लिश देखिएगा। तुतलाना को कहते हैं लिपसिंग, और अस्पष्ट उच्चारण को कहते हैं स्लरिंग, और आपके अकराना को कहते हैं स्टटरिंग। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये विशेषता पाई जाती है। जो सामान्य भाषण विकार नहीं है वो हो जाएगा ऊर्जा की कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया को कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। रक्षा युक्ति वही डिफेंस मैकेनिज्म, ये सवाइन वाले चैप्टर से पूछा है। जब हम जो भी अपने विचार हैं या जो भी हम कुछ करते हैं एक्टिविटी, अगर हम दूसरे व्यक्ति के अनुरूप यानी उससे जैसे डालने की बात करते हैं ना, तो निश्चित तौर से या उसका अनुकरण करने की बात करते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन में चला जाता है, जैसे हम कहते हैं तादात्मीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी जो स्टेटमेंट दे रखा था ना वो तादात्मीकरण का ही स्टेटमेंट था, यानी इसी से संबंधित बात कही जाती है। अगर आपसे कहीं तादात्मीकरण होता क्या है या आइडेंटिफिकेशन होती क्या है, तो वो यही होती है जो स्टेटमेंट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, यानी एक तरह से झूठी परिपक्वता कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये झूठी परिपक्वता किसने कहा है, तो इसे कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है, किसने कहा है, रॉस ने। यही तो पूछी थी किस अवस्था में, तो वो बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था में बच्चा कह सकते हैं जो झूठी मैच्योरिटी का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे एक बड़े इंसान या कह सकते हैं जो एक समझदार व्यक्ति करता है ना, ऐसी ऐसी पूरी कल्पना करने लग जाता है, तो वो उसे झूठी परिपक्वता कह दीजिएगा या मिथ्या परिपक्वता कह दीजिएगा, वही की बात है। ठीक है, स्यूडो का मतलब झूठा ही होता है एक तरह से, या मिथ्या बोल सकते हैं, तो इसे झूठी परिपक्वता कहते हैं बाल्यावस्था को, ऐसे बोल सकते हैं। ये रॉस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। 1, 4, 5, 4 नंबर की आती है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, तो इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, या इसे परिश्रम बनाम उद्योगहीनता बोलते हैं, इसे परिश्रम बनाम। ठीक है, वो एक ही बात है, चाहे तो इसे परिश्रम प्रियता बनाम हीनता बोल लीजिएगा, या आप है परिश्रम बनाम हीनता कह सकते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और क्या है इसमें, और कोई दे रखा है ये है ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये आपकी 5 नंबर की अवस्था है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपकी जो किशोरावस्था होती है ना उससे संबंधित है ये, किशोरावस्था से, और जो हमें पूछा था क्वेश्चन ये बाल्यावस्था से संबंधित था। ठीक है, हालांकि इसमें तो 4 नंबर की अवस्था पूछी थी, मैं बता रहा हूँ कि ये इनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक पूछा जाने वाला, GL मॉडेल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक गुण 2 देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है EL थॉर्नडाइक। ठीक है, तो यही आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित थे, तो वो 10 कार्ड थे, जिसमें 5+2+3 हुआ करते थे। जो लास्ट के 3 कार्ड होते थे वो विभिन्न रंग के होते हैं। शुरुआत के होते थे काले सफ़ेद, यानी वाइट हो जाएगा, और ब्लैक। ये 2 कार्ड हुआ करते थे, इनमें 3 कलर हुआ करते थे, ब्लैक और
इसमें होता था लाल, काला और भूरा। तो आप देख लीजिएगा, लाल को देखो, काले को तो ब्लैक और लाल को रेड और भूरा को ब्राउन। तो ये 3 कलर हुआ करते थे, बाकी ये लास्ट के 3 थे विभिन्न रंग के। तो इसे इंग्लिश में IBT कहते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट। ये हरमन रोसा ने दिया था 1921 में, और ये व्यक्तित्व का आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, हम कहेंगे क्या, देखिएगा ये कह रहा है कि जिज्ञासा है ना, उसकी मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो बताना है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि कक्षा तथा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, और ये आपका एक मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। बाकी ये सही है, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, ये बात हो जाएगी। समस्या का समाधान करना, कक्षा में विचार विमर्श करना, लेकिन ये 1 नंबर ऑप्शन नहीं हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। बच्चों के भीतर छुपे सांबे के घुटन एवं शक्तियों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, आप इंग्लिश में देखिए, इसे कैथेराइसिस कहते हैं, यानी इमोशनल कैथेराइसिस। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये टर्मन का है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ ये स्टेटमेंट है। जब बुद्धि पढ़ते हैं या बुद्धि चैप्टर हम शुरुआत करते हैं तो उसमें डेफिनेशन दी जाती है, जैसे अल्फ्रेड ने क्या कहा, टर्मन ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, वैलेंटाइन ने क्या था, गिलपोर्ट ने क्या कहा था। तो हर एक स्टेटमेंट होते हैं ना, उनकी जो सिद्धांत दिए ना, उन्हीं आधार पर ये विशेषता निकलती है। तो ये इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तरक विकसित हो जाता है? तो वो लास्ट की अवस्था आती है फॉर्मल स्टेज, जिसमें 11 से 14 वर्ष की उम्र होती है। निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है? ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये ऑर्थर एस ओटिस ने दिया था, ठीक है, और ये USA अमेरिका से संबंधित था। ये 2 प्रकार के थे, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा था, ये आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, ठीक है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, इसे वर्बल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्बल है, लेकिन हमें निष्पादन परीक्षण बताना था, तो ठीक है, तो इस वजह से ये राइट आंसर हो जाएगा। हमें नॉन वर्बल वाले चाहिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वाले होते हैं ना, ये नॉन वर्बल है, ये ध्यान रखो। वर्बल होता है जो पढ़े लिखे के लिए, नॉन वर्बल होता है अनपढ़े के लिए, या कह सकते हैं जो एक तरह से अनएजुकेटेड हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये तो पढ़े लिखे के लिए था, बाकी ये सभी संबंधित थे आपके निष्पादन परीक्षण से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वय संधि अवस्था का आयु विस्तार कितना होता है? ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ है। ये वाला ये होता है जब हम उत्तर बाल्यावस्था से जंप करते हैं और पूर्व किशोरावस्था में कूद जाते हैं, तो उसे कहते हैं। हालांकि ये किशोरावस्था से ही संबंधित है, 11 से 16 वर्ष के मध्य में वय संधि आयु स्तर मानी जाती है। मैंने बताया ना, ऐसे मान लीजिएगा आप एक किशोरावस्था में तो प्रवेश कर रहे हैं और उत्तर बाल्यावस्था को अंतिम कह रहे हैं, तो वो होता है ना बीच का स्थान, या कह सकते हैं संक्रमण अवस्था, वो चीज़ होती है ये वय संधि काल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, उनकी विशेषता नहीं है। ये तेजी से और आसानी से सीखते हैं, ये बात तो सही है। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात सही है। बहुत प्रकार की जानकारियाँ रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, तो ये भी बात सही है। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फिर गिफ्टेड चाइल्ड किसका, अगर इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए बहुत अभ्यास करेगा, तो ये तो आपके जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनकी विशेषता होती है, ठीक है, ना कि आपकी प्रतिभाशाली बच्चों की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था जो गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की थी? तो ये देखा जाए क्वेश्चन अच्छा था, यानी जो क्रिएटिविटी से संबंधित पूछा था, तो इसमें जो आपकी संबंधित नहीं थी वो हो जाएगी समान वस्तु की खोज। ये वाला कह सकते हैं तकनीक में प्रतिपादन नहीं किया था उन्होंने साइनेटिक्स में, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं होगी? आकस्मिकता होती है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया करना ये भी होगी, अनुक्रिया का सहजता से होना ये भी, लेकिन आपकी आदत पर नहीं होगी। ये गेस्ट्रोलवादी है, कॉलर कोप्पा मैक्स वर्दीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। इसमें पूछा है जो आपके एक है लेंस लॉन्जे या लांजे बोलते हैं, संवेग सिद्धांत दिया था, तो इनका बताइए क्रम क्या था? तो उन्होंने कहा था पहले जो सिचुएशन होती है
फिर हमारी जो बॉडली डिस्टर्बेंस होता है, फिर मेंटल स्टेट होती है। तो ये 3 स्टेप बताए थे आपके जेम्स लांची ने, जो संवेगात्मक सिद्धांत दिया था, या संवेग सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता हो जाएगी। तो अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे अपनी कह सकते हैं अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं, तत्वों के साथ सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और यथार्थवादी ये तो होगी नहीं इसकी विशेषता, ठीक है। अपने विचारों संग्रह दृढ़ता से प्रचारित करते हैं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो हम ये कहेंगे जो भी इंट्रोवर्ट वाले होते हैं ना, अंतर्मुखी वाले, हम ये कहेंगे कि वो अपने बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं, यानी अपने आप में लीन रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं तथा इसका ठीक उल्टा भी होता है। तो यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम होगा। तो इसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं, जिसमें बच्चा है विपरीत लक्षणों के साथ विकसित होता है, या लक्षणों के साथ पैदा होता है। यानी समझ रहे हो, कह रहा था कम बुद्धि या जन्म लेता है यानी कम बुद्धि के साथ, और या फिर उल्टा भी क्रम हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके प्रत्यागमन का सिद्धांत है, जो सोरेनसन ने दिया था। और जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, तो उसी में आता है। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव के प्राइड को संबोधित किया है। तो लड़की से संबंधित यानी गर्ल्स, तो इसमें ऑडिपस ग्लैंड्स पाई जाएगी, सॉरी ऑडिपस नहीं, इलेक्ट्रा ग्लैंड्स पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइड से संबंधित पूछा है। अगर लड़की का अट्रैक्शन फादर की तरफ है इलेक्ट्रा ग्लैंड्स, अगर बॉय का अपनी माता के प्रति अट्रैक्शन है तो उसे ऑडिपस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है। तो वो चीज़ कहते हैं कि क्या कहते हैं कि संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया, यानी आप किसी भी चीज़ को देखिएगा उसे हॉल रूप में देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं कब। एक तो उत्तरी बाल अवस्था यानी उत्तर बाल अवस्था में, किशोरावस्था में। तो इसके 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में विकास के संदर्भ में सत्य बताइएगा। विकास में परिवर्तन निहित होते हैं, ये बात सही है। विकास पैटर्न अपूर्वानुमान में है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल होता है, न कि आपका अप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल होता है यानी पूर्वानुमान में, तो ये वाला गलत है। बाकी आरंभिक विकास है पश्च विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होता है, ये बात सही है। विकास मैच्योरिटी यानी ये कह सकते हैं विकास मैच्योरिटी एवं अधिगम का उत्पाद होता है, ये भी बात सही है। रीट या आर्टेड 2011 में कुछ न बना था ये स्टेटमेंट, और ये भी पूछा है। जो गलत था इसमें से 2 था, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सभी अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किसने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वो आपके वैलेंटाइन ने कहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पांडुरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम क्या होगा। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर आपका रिप्रोडक्शन होगा, लास्ट में जाके मोटिवेशन होगा। जो मैंने बोले ये स्टेप देखिएगा किसमें है, 4 नंबर ऑप्शन को देखें। अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, ये इसी प्रोडक्शन बोल सकते हैं, फिर लास्ट में मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी एक बाल अपराधी बालक की विशेषता नहीं होगी। अगर देखें सभी ऑप्शन को, हम कहेंगे कि शरीर में अगर यानी शरीर संरचना में अगर एस्थेनिक है तो ये वाली विशेषता आपकी बाल अपराधी की नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये तीनों हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसे इंट्रो, कहाँ पर ये रही इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये कहीं ना कहीं विलियम ब्रूंट ऑटिचनर से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, इनमें से बताइएगा कि कौन सा कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है, ठीक है। तो आप सभी को पढ़िएगा। ये कह रहा है कि भावनाएं जन्मजात होती हैं, तो ये वाला गलत है, ठीक है। हम कहेंगे जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, उनसे संबंधित संवेग होते हैं, ठीक है। तो भावना है जन्मजात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 कहाँ बक रहा है, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, एक प्रकार का चिंता जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे कहते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग, यानी अवधारणात्मक चिंतन। यानी ऐसा चिंतन है जिसमें आपके अनुभव भी होंगे और उनके साथ संवेदनाएं भी व्याख्या की जाती है, यानी कोरिलेट होती हैं दोनों। अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसके साथ संवेदनाएं भी होंगी। तो इस प्रकार की है, ये आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी लास्ट मीन्स ये कि हमने उल्टे क्रम में किए हैं। तो अब आया है 1 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो निर्देशन यानी गाइडेंस की विशेषता एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है। सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा तो देखिएगा, हम ये कहेंगे कि जो निर्देशन है वो केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना
ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। जैसे निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, ये बात तो सही है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, ये भी बात सही है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये तो सभी पॉजिटिव पॉइंट थे किसके बारे में, निर्देशन के बारे में, यानी गाइडेंस। लेकिन गलत था ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए। आपके कितने क्वेश्चन या इनमें से सही हो रहे हैं तो आपने खुद से आकलन कर लिया हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1-2 दिन में मैंने बताया जैसे प्रभात की बुक जो वंदना जादव की मैम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ उनके अलावा जो आपकी सिखवार की बुक आती है उसे भी सॉल्यूशन करेंगे। एक दिशा की बुक आती है उसे भी सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ एक बच रही है फर्स्ट रैंक वाली बुक, इन्हें सभी को सॉल्यूशन करेंगे। ये फर्स्ट वीक में कर देंगे, फरवरी में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।